देहरादून से है। सैन्य धाम को लेकर आज बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री। बता दें आपको कि शहीद सम्मान यात्रा की समीक्षा भी मुख्यमंत्री धामी करेंगे और यात्रा में शहीदों के घरों की मिट्टी को सैन्य धाम लाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। और आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। उससे पहले की ये तैयारियां हैं। सैन्य धाम को लेकर आज बेहद अहम बैठक होने जा रही है और उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम को जाना जाएगा। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाना है सैन्य धाम। सैन्य धाम 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। शहीदों के घरों की मिट्टी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। सैन्य धाम में प्रदेश की हर नदी का जल होगा और प्रदेश की प्रमुख नदियों के जल से भी धाम की नींव रखी जाएगी। शहीदों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम में इस्तेमाल किया जाएगा। गढ़वाल, कुमाऊं और गोरखा रेजिमेंट के प्रतीक के रूप में इसे देखा जाएगा। शहीदों के गांव की एक एक शिला भी यहां पर रखी जाएगी। शहीद का परिवार उनकी किसी यादगार चीज को भी यहां रख सकता है। इसी खबर पर पंकज राणा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से मौजूद हैं। पंकज, बेहद अहम कदम जिसका जिक्र पहले भी मुख्यमंत्री ने किया था और आज मुख्यमंत्री इसको लेकर बेहद अहम बैठक करने जा रहे हैं। सबसे पहले बैठक कितने बजे होगी, विस्तार से इसकी जानकारी दीजिए। कौन कौन इसमें शामिल होने जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य है? बिल्कुल जय, देखिए 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास में ये बैठक शुरू होगी और ये हाई पावर कमेटी है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस हाइपर पावर कमेटी के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष गणेश जोशी हैं। सैनिक कल्याण मंत्री भी हैं, उस लिहाज से इसमें सभी सैनिक कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और बीजेपी का ये लक्ष्य है कि चुनावों से पहले जो सैन्य धाम बनाने की एक कवायद चल रही थी उसको आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 5वें धाम का ऐलान किया था कि सैन्य धाम के रूप में उत्तराखंड में 5वां धाम होगा। उसी को लेकर ये कवायद चल रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये रही है कि पिछले 4.5 सालों में कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा पाई है। इसके लिए नगर निगम में सहजहारा रोड पर एक टंचिंग ग्राउंड है, उसके लिए तकरीबन 50 बीघा जमीन दी थी और उस पर भूमि पूजन भी हुआ था। बाकायदा उस पर सैन्य धाम बनाने के लिए बात कही गई थी, लेकिन उसके विवाद के बाद फिर उसको स्थगित कर दिया गया और अब ये जो सैन्य धाम बनाया जाएगा ये मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके लिए तकरीबन 7 एकड़ से ज़्यादा जमीन चिन्हित कर ली गई है विधानसभा क्षेत्र में। विधायक गणेश जोशी ने अपने क्षेत्र में ये सैन्य धाम बनाने की बात की है और ये पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक चुनावी एजेंडा भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव बहुत करीब है और चुनाव से पहले भाजपा सैनिक पृष्ठभूमि के जो जितने भी लोग हैं उनको अपने पक्ष में करना जा रही है क्योंकि उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है और इस लिहाज से देखा जाए तो कई हजार परिवार उत्तराखंड में सैनिक परिवार रहते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि सैनिकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये पूरी तरह से भाजपा करने जा रही है। सैनिक जो तमाम परिवार हैं उनके परिवारों की हर जगह से मिट्टी लेकर आई जाएगी और 1 अक्टूबर से भाजपा शहीद सम्मान रैली पूरे प्रदेश भर में निकालने जा रही है और उसमें यह कोशिश की जाएगी कि शहीदों को नमन किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके साथ साथ ही उनके परिवारों से उनके घर के आंगन से मिट्टी लाई जाएगी और उसको सैन्य धाम बनाया जाएगा उसमें समर्पित किया जाएगा। सभी नदियों के जल इसमें लाए जाएंगे। जब शिलान्यास होगा तो ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर में इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और केंद्रीय नेता भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। ये सैन्य धाम बनकर तैयार होगा तो सैनिकों के सम्मान के लिहाज से और उत्तराखंड का एक जो वीरों के रूप में नाम लिया जाता है उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी और इसे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भाजपा यदि बनाकर तैयार कर देती है क्योंकि चुनावों से पहले शिलान्यास भी कर देती है तो इतना कहा जा सकता है कि सैनिक पृष्ठभूमि के जो परिवार हैं, तमाम जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर आकर्षित हो सकते हैं। जया बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं और एक सम्मान भी है ये शहीदों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। सैन्य धाम को लेकर आज सीएम धामी की बैठक होने वाली है और इसके साथ साथ सैन्य धाम के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। सुबह 11:30 बजे ये बैठक होने वाली है। इसके बाद दोपहर 3 बजे से लेकर 4:45 तक शासकीय कार्य करेंगे सीएम और शाम 5 बजे सचिवालय में ऊर्जा विभाग की भी आज समीक्षा बैठक होने वाली है। तो आज मुख्य रूप से सीएम का कार्यक्रम क्या रहेगा उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक के जरिए दे रहे हैं। सुबह 11:30 बजे बैठक होने जा रही है। उसके बाद शाम को ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे।
वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इसके अलावा सीएम ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिजल्ट योजना में उत्तराखंड को भी शामिल करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही सीएम ने कोटद्वार और नरेंद्र नगर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब वो मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री से पहुंचे थे। ओम बिरला के साथ भी उन्होंने बातचीत की कई मुद्दों को लेकर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। हरिद्वार पहुंचे किशोर उपाध्याय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को स्थापित करने में जितना हरीश रावत का योगदान है उसमें उनका भी 10 से 20% योगदान है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस सरकार में उन्हें मंत्री होना चाहिए था, वो फायदा भी उन्हें नहीं मिला। पहले ही संगठन में बड़ा पद मिल जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। यहां तक कि राज्यसभा भेजने तक में भी उनके साथ भेदभाव किया गया। सुनते हैं पूरा बयान किशोर उपाध्याय का। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ कांग्रेस को स्थापित करने में अगर हरीश रावत जी का सर्वाधिक योगदान है तो किशोर उपाध्याय का भी 10-20% योगदान है और ये सभी स्वीकार भी करते हैं। भले मेरे साथ उस हिसाब से न्याय ना हुआ वो अलग बात हो, लेकिन हमने पार्टी को इस्टेब्लिश किया है यहाँ। अरे भाई मुझे जो है ना ज़बरदस्ती मांगने की आदत नहीं है। मैं तो 84 में जब मैं आभारी हूँ और उस पुण्यात्मा का मैं जब राजीव जी का इलेक्शन इंचार्ज था अमेठी में और मेरी वजह से नहीं अपने प्रताप से वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते और वो इतने खुश थे कि उसी समय कह रहे थे कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ो। हमने उस समय नहीं थी, हम पहाड़ के उडियारों में गुफाओं में पैदा हुए लोग हैं। तब चाहे 2002 में हमारे योगदान की बात हो, मुझे क्या उस समय कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था? मुझे पहले जो है वो CLP नहीं हो जाना चाहिए था 2007 में, अध्यक्ष नहीं हो जाना चाहिए था, या कई बार जो है उसके लिए राज्यसभा के लिए जो है अनदेखी की गई। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आभारी हूँ पार्टी का कि भाई उन्होंने एक गांव के गरीब किसान के बेटे को, हले के बेटे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। नहीं, अब इसका जवाब तो देखो पार्टी दे सकती है कौन किसका कितना लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारी पहली ये होनी चाहिए प्राथमिकता कि उत्तराखंड आज जो डिरेल हो गया है वो सही रास्ते पर आ सकता। तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, उनका पूरा बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर हरीश रावत का योगदान है उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने का, तो वैसे ही मेरा भी योगदान है। 10 से 20% तो योगदान है, लेकिन उसके मुताबिक मुझे सम्मान नहीं दिया गया। उनका दर्द छलका है और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव बेहद पास है। कई मायने होंगे इसके। गुटबाजी लगातार कांग्रेस में हावी है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं और ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच किशोर उपाध्याय का ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं का इस पर रिएक्शन क्या होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन चुनावों से ऐन पहले इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं जनता के बीच गलत संदेश, गलत मैसेज जरूर पास करेंगे, क्योंकि किशोर उपाध्याय बड़े नेता माने जाते हैं। एक बार फिर से उनका बयान आपको सुनवाते हैं। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ कांग्रेस को स्थापित करने में अगर हरीश रावत जी का सर्वाधिक योगदान है तो किशोर उपाध्याय का भी 10-20% योगदान है और ये सभी स्वीकार भी करते हैं। भले मेरे साथ उस हिसाब से न्याय ना हुआ वो अलग बात हो, लेकिन हमने पार्टी को इस्टेब्लिश किया है यहाँ। अरे भाई मुझे जो है ना ज़बरदस्ती मांगने की आदत नहीं है। मैं तो 84 में जब मैं आभारी हूँ और उस पुण्यात्मा का मैं जब राजीव जी का इलेक्शन इंचार्ज था अमेठी में और मेरी वजह से नहीं अपने प्रताप से वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते और वो इतने खुश थे कि उसी समय कह रहे थे कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ो। हमने उस समय नहीं थी, हम पहाड़ के उडियारों में गुफाओं में पैदा हुए लोग हैं। तब चाहे 2002 में हमारे योगदान की बात हो, मुझे क्या उस समय कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था? मुझे पहले जो है वो CLP नहीं हो जाना चाहिए था 2007 में, अध्यक्ष नहीं हो जाना चाहिए था, या कई बार जो है उसके लिए राज्यसभा के लिए जो है अनदेखी की गई। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आभारी हूँ पार्टी का कि भाई उन्होंने एक गांव के गरीब किसान के बेटे को, हले के बेटे को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। नहीं, अब इसका जवाब तो देखो पार्टी दे सकती है कौन किसका कितना लाभ ले रहे हैं, लेकिन हमारी पहली ये होनी चाहिए प्राथमिकता
कि उत्तराखंड आज जो डिरेल हो गया है वो सही रास्ते पर आ सकता है। और चलिए अब आपको उधम सिंह नगर से इस वक्त की खबर बताएं। उधम सिंह नगर की 6 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर संवाद करने पहुंचे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का जसपुर में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नरेश बंसल ने कहा कि धामी सरकार जनहित में तेजी से फैसले ले रही है। युवा सरकार 60 के पार का नारा चुनाव से पहले ही पूरा होने जा रहा है। 2 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही साथ संख्या 57 से बढ़कर 59 हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले विधायक और भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक विधायक जिसका जिक्र उन्होंने किया, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। निश्चित रूप से जो हमने कहा है अब की बार 60 पार ये हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। वैसे तो उन्होंने रहते रहते ही 60 की गिनती करीब करीब पूरी कर दी है। 2 विधायक 57 हमारे थे, 2 शामिल हो गए, एक आध और चुनाव से पहले आ जाएगा। तो 60 की गिनती तो हम इस बार भी पूरी कर रहे हैं और अगली बार 60 पार आएंगे। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 8 सितंबर को धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में शामिल हुए। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। उधर कल की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो प्रीतम सिंह पवार जब बीजेपी में शामिल हुए, 8 सितंबर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही कल की तस्वीर आप देख रहे हैं। कल राजकुमार बीजेपी में शामिल हुए, हालांकि पहले भी वो बीजेपी के ही विधायक थे और एक बार फिर से वो बीजेपी में वापसी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये पार्टी की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं और इसीलिए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उन सबका सम्मान है। और जहां तक देखिए आपने कहा कि संपर्क जिसको आइडियोलॉजी से जो व्यक्ति जुड़ते हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं और अब वो किसके संपर्क में कौन हैं ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। मीडिया से तो कभी कोई बात छुपती नहीं है। तो इसलिए मैं सिर्फ आज ये कह सकता हूँ कि जो पार्टी ने प्लानिंग की है और जिसमें हम लोगों के रोज कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने 60+ का नारा दिया है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर विधानसभा से सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। रायपुर विधानसभा से कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी और संघ से जुड़े नेता महेंद्र नेगी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। गणेश गोदियाल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। आज इतने सारे युवा जो कांग्रेस में रायपुर विधानसभा से शामिल हुए हैं, इतने सारे युवा शामिल हुए कि इस बात पर मोहर लग गई है कि वास्तव में कांग्रेस युवा है। मैं इन सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ पार्टी में। और जिस पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र में इतने एक साथ युवा हों, पूर्व में भी थे, पहले से भी हमारी पार्टी में युवा थे, और एक साथ इतने युवा साथियों का जहाँ आगमन हुआ हो, पार्टी में शामिल हुए हों, वो विधानसभा आप मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दें। उत्तराखंड में बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक होने वाली है, तो चुनाव के मद्देनजर लगातार तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं और इसी कड़ी में आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक होगी। 26 और 27 सितंबर को ये बैठक होगी। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को देखते हुए बैठक बेहद अहम है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूडी ने इस बात की जानकारी दी है। पंकज राणा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, लगातार बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। चुनाव के मद्देनजर महिला मोर्चा की बैठक होने वाली है, कब ये बैठक होगी, कौन कौन शामिल होगा? निश्चित तौर पर यह देखिए, उत्तराखंड क्योंकि में चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हर पार्टी अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में भी अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आधा वोट बैंक जो है महिलाओं का ही है। उन्हीं को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा रणनीति बना रही है। इसी वजह से भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की एक बड़ी जो कार्य समिति की बैठक होती है वो उत्तराखंड में होने जा रही है। उसके लिए जगह अभी चिन्हित नहीं की गई है। संभवतः देहरादून में ये बैठक होगी। इसके अलावा ये भी तैयारी की जा रही है कि किस तरह से जो महिलाओं के लिए तमाम एजेंडे सरकार ने
तैयार की है, चाहे केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उनको कैसे जन जन तक पहुंचाना है, कैसे महिलाओं को समझाना है, उस कार्य समिति में सारी चीजें तय की जाएंगी। और 26 और 27 सितंबर को ये बैठक उत्तराखंड में की जाएगी और इसमें के लिए तैयारियां उत्तराखंड में जोरों पर चल रही हैं। बिल्कुल पंकज, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है चुनावों के मद्देनजर हर वोट बैंक पर फोकस करना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी से यमुनोत्री हाईवे पर गुलदार का जोड़ा दिखाई दिया। राडी टॉप के पास कैमरे में कैद हुआ गुलदार का जोड़ा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और गुलदार की वजह से लोगों में दहशत का भी माहौल है। हालांकि इस एरिया में ये आम बात है। यमुनोत्री हाईवे पर गुलदार का जोड़ा दिखाई दिया, कैमरे में कैद हुआ है गुलदार का जोड़ा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको भी दिखा रहे हैं। और ये देखिए रात की ये तस्वीर है जहां पर गुलदार का जोड़ा नेशनल हाईवे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। और नेशनल हाईवे को क्रॉस करते हुए गुलदार का जोड़ा कैमरे में कैद हुआ है। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनमें डर का माहौल भी पैदा हो जाता है, लेकिन जंगल का एरिया होने की वजह से इस तरीके की तस्वीरें अक्सर ही देखने को मिलती हैं। और अब आपको विकासनगर से खबर बताएं। विकासनगर में एक महिला ने 2 बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने महिला और एक बच्ची को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। वहीं महिला के 2 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और जल पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। महिला सहसपुर के हसन गांव की बताई जा रही है और पारिवारिक विवाद की वजह से उसने ये जानलेवा कदम उठाया है। और अब खबर उत्तरकाशी से। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हो चुका है। सुखी टॉप के पास भारी मात्रा में मलबा और पत्थर जमा हो गया है। बीआरओ रास्ता खोलने में जुटा हुआ है। बीआरओ की टीम लगातार रास्ते को खोलने में जुटी हुई है। आपको बताएं कि यमुनोत्री नेशनल हाईवे सिल्कियारा ब्रह्मखाल के बीच बंद है और एनएच विभाग रास्ता खोलने में जुटा हुआ है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त कई ऐसे क्षेत्र जहां पर रास्ते बंद हैं, मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। एनएच विभाग रास्ता खोलने में जुटा हुआ है। यमुनोत्री हाईवे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बंद हो चुका है। और अब खबर बड़कोट से है, जहां नेशनल हाईवे 94 भी बंद है। यमुनोत्री हाईवे एनएच 94 सिल्क क्यारा के पास बंद है और पहाड़ से आए मलबे की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। एक कार भी चपेट में आ गई। पहाड़ी दरकने की वजह से कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। गनीमत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि अभी नेशनल हाईवे 94 बंद है, तो कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। और आज भी प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बरसात हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है। तो मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से मौसम के बदलते मिजाज को लेकर अनुमान लगाया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि कई जिलों में भारी बरसात हो सकती है। तो पहाड़ी इलाकों के लिए एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से आवाजाही भी प्रभावित है। कई जगहों से पहाड़ दरकने की वजह से रास्ते बंद हैं और मौसम विभाग के अनुमान के बाद अभी भी आप कह सकते हैं कि लोगों की परेशानी कम नहीं होने वाली। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी पुलिस की अग्निशमन टीम ने पहले हुए भीषण अग्निकांड की घटना से सबक लेकर अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप और धर्मशालाओं में अग्निशमन उपकरणों की जांच करना शुरू कर दिया है, जिससे कि दोबारा कोई अग्निकांड शहर में ना हो। आपको बता दें कि पहले एक रेस्टोरेंट और एक स्टेशनरी देखते ही देखते आग की भेंट चढ़ गई थी और इस घटना से सबक लिए फायर ब्रिगेड की टीम अब सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं। जगह जगह पर जाकर अग्निशमन यंत्र है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे। सौंडा सिरोली घूमने गए युवक पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया। सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के द्वारा वन विभाग की टीम को सूचना दी गई।
अस्पताल ले जाते वक्त घायल युवक ने दम तोड़ दिया।